डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन में। विद्यार्थी, यह जो पेपर है यह मॉडल टेस्ट पेपर है जो है कक्षा 10 हिंदी का, ठीक है ना, जो कि 25-26 में किस प्रकार से एग्जाम में आएगा पूरा इसमें विख्यान सहित इसमें पूरा दिया गया है। और आप सभी को जो है गुड मॉर्निंग। फटाफट आप सभी क्या जुड़ जाइए और आप इसको देखिए। सारे क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं 2026 में, वो सभी इसमें आपको पूर्णतः कहीं न कहीं यह क्या है दिया है, और उसमें से एग्जाम में भी आएगा जिसे आप पूरी तरीके से आप तैयार कर सकते हो, है ना। तो आप सभी लोग क्या करो, इसको अच्छे से आप तैयारी करिए। और चलिए बिना देर किए हुए हम सभी क्या है इसकी शुरुआत करते हैं और सारे प्रश्नों को क्या हल करते हैं। तो आप सभी लोग क्या है कापी पेन लेकर बैठ जाइए और आप देखिए जो है 10 हिंदी का है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, इसमें 15 मिनट तो देता है पढ़ने के लिए एग्जाम में क्या क्या आएगा, है ना, क्या क्या इसमें दिया गया है, आपको कैसे करना है, सारी चीज़ें इसमें क्या है आपको दिया रहता है। आप ये सभी किसी दिन एग्जाम में जाने से पहले ही इसे आप पढ़ लेना ताकि वहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। सारी चीज़ इसमें आप दिए गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरा सप्तक प्रकाशित कब हुआ, है ना। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, यह जो अंग्रेज जी ने इसको क्या है निकाला था, है ना, यह तार सप्तक जो है। तो आपसे इसमें पहले ना पूछ करके आपसे इसमें पूछ लिया कि दूसरा सप्तक क्या है कब प्रकाशित हुआ था। तो आप ध्यान दीजिए कि सन 1943 में जो है क्या है पहला हमारा प्रकाशित हुआ था। तो दूसरा हमारा 1951 में प्रकाशित हुआ था, है ना। तो देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। तो दूसरा सप्तक हमारा प्रकाशित हुआ था 1991। अर्थात हमारा जो पहला है, पहले का आंसर हमारा सही होगा बी नंबर, ठीक है ना। दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, 1951 हुआ था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। पूछा है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है। इसमें से 4 दिए गए हैं। इसमें से क्या है, उर्वशी है, साकेत है, पल्लव है, कामायनी है ना। अब इन 4 में से क्या है सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है। अब हमको पता है जैसे कि कामायनी किसकी, जयशंकर प्रसाद की हो गई, है ना। साकेत किसका, मैथिली शरण गुप्त का हो गया, है ना। लेकिन ये जो पल्लव है, ये पल्लव क्या है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका बी नंबर से हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। पूछ रहा है कि छायावाद की मुख्य विशेषता कौन सी है। इसमें 4 विशेषता दी हैं, है तो उसमें चारों, लेकिन आपसे पूछा है कि इन चारों में से जो सबसे मुख्य है वह हमारा मुख्य क्या हो जाएगा। छायावाद की जो मुख्य विशेषता है वह हमारा हो जाएगा ए नंबर, प्रकृति का मानवीकरण, है ना। प्रकृति को जो है मानवीकरण कर देना ही यही छायावाद की क्या है मुख्य विशेषता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कि मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित थे। द्विवेदी युग, छायावादी युग, शुक्ल युग, भारतेंद्र युग, है ना। तो जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वह जो है हमारे किस युग से थे आपको पता होना चाहिए। वो थे हमारे द्विवेदी युग से। किस युग के कवि हैं वो, द्विवेदी युग के कवि हैं, है ना। अब क्योंकि द्विवेदी युग का समय काल क्या है 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी तक, इन्हीं के नाम से ही आप कह सकते हो। नहीं, ये जो है क्या है द्विवेदी युग सही है, और 1900 से 1920 क्या है इसका समय काल है, ठीक है ना। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा था। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो चौथे का मार्क्स से हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है। जो केशव चंद्र हैं उनको जो है कठिन काव्य का प्रेत इन चारों में से कौन कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी कहे हैं, ग्रियर्सन कहे हैं, अजय प्रसाद द्विवेदी कहे हैं, कि मिश्रबंधु कहे हैं, है ना। अब देखिए इनमें चारों में से केशवदास जी को जो है क्या है यह कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा, है ना। तो कठिन काव्य का प्रेत केशव जी को इसमें से कहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहे हुए हैं। तो 5 का हमारा ए से हो जाएगा। अब चलते हैं छठे नंबर पर। अजातशत्रु नाटक कौन लिखा है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, महादेवी जी लिखी हैं, राम कुमार लिखे हैं, कि सुमित्रा नंदन पंत लिखे हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए अजातशत्रु क्या है, एक नाटक है ना। और यह 1922 में प्रकाशित की गई थी, और जिसके जो हैं लेखक का वो हमारे हैं जयशंकर प्रसाद। तो 6 का हमारा सही हो जाएगा ए नंबर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। इलाचंद्र जोशी की कहानी का विषय क्या था। जो इलाचंद्र जोशी जी हैं उनकी एक कहानी था, और उनकी जो कहानी थी वो किसके ऊपर आधारित थी, सामाजिक पर,
मनोवैज्ञानिक पर, ऐतिहासिक पर, राजनीतिक पर, है ना। तो देखिए इलाचंद जो जोशी हैं उनकी जो कहानियाँ हैं वह जो है उनका जो मुख्य विषय होता था वह था हमारा मनोवैज्ञानिक पर, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक पर क्या है, उनका कहानियों का विषय अक्सर ज़्यादातर होते थे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। सन 1918 से लेकर के 1936 तक का जो समय है वह किस युग का समय काल? प्रेमचंद युग होता नहीं, प्रसाद युग होता नहीं, है ना। प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद, तो शुक्ल युग है। अब इसमें से शुक्ल युग है जो कि 1018 से लेकर के 1936 तक का समय काल है ना। तो इस प्रकार से 8 का हमारा से हो जाएगा बी नंबर। 1018 से 1936 तक का जो समय काल है वह हमारे शुक्ल युग का समय काल है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। देखिए प्रश्न नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन, समझना बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है ना। पूछ रहा है मिलान करना, आपको 4 इधर दिए हैं रचना और इधर दिए हैं रचनाकार, आपको मिलान करना है, ठीक है ना। तो चलिए एक इसमें से एग्जाम में जरूर आता है मिलान करने वाला। अब जैसे पहला पूछा कि मैला आंचल, मैला आंचल किसने लिखा है? हमें पता है मैला आंचल किसने लिखा है, भगवती शरण वर्मा जी लिखे हैं। नहीं, जो मैला आंचल है, जो मैला आंचल है वह कौन लिखा जानते हो? फणीश्वर नाथ रेणु लिखे हैं, ठीक है ना। और ये जो उसने कहा था, उसने जो कहा था उसे लिखे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये जो प्रेमचंद जी हैं लिखे हैं क्या? हमारे कफन। अब देखो हमारा इतना कौन मिल रहा है ना। आपको मैं फिर मिलवा दे रहा हूँ। जैसे मैला आंचल कौन लिखे हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। अब देखते हैं कि पहले का खा कौन किसमें सही है। पहले का खा इसमें दिया है और इसमें दिया, यानी कि ये सी और डी हमारे कट गए, ठीक है ना। अब हमको इन दोनों में से हमको चेक करना है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है? चित्रलेखा, है ना। तो चित्रलेखा जो है हमारा किसने लिखा है? चित्रलेखा हमारे लिखे हैं कौन? भगवती चरण वर्मा जी। अब देखेंगे कि दूसरे का गा किसमें सही हो रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि इसमें देखो दूसरे का गा सही है, बाकी भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दूसरे का दिए हैं, ठीक है। अब हम पूरा आपको समझा दे रहे हैं। तो मैला आंचल किसने लिखा है? फणीश्वरनाथ रेणु जी लिखे हैं, है ना। चित्रलेखा किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा जी लिखे हैं। उसने कहा था किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा जी लिखे हैं। और कफन किसकी रचना है? कफन हमारी किसकी है? प्रेमचंद की कहानी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इस प्रकार से जो 9 है वो हमारा उसमें का ए नंबर सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे बिना देर किए हुए प्रश्न उत्तर नंबर 10 पर, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपसे दिया है किसमें से उपन्यास इसमें से कौन सा है? सेवा सदन है कि विराटा की पद्मिनी है, कफन है, चित्रलेखा है। आपको इसमें दिया केवल ए सही है या 1 2 3 सही है या 1 2 4 सही है या इसमें चारों सही है, अर्थात उपयुक्त सभी, है ना। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर जो 10 है, हमें पता है कि कौन से किसने लिखा है। जैसे जो है इसमें प्रेमचंद, जो सेवा सदन लिखे हैं ये तो प्रेमचंद जी ही लिखे हैं और उन्हीं की यह क्या है? उपन्यास है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा दिया है विराटा की पद्मिनी, है ना। इसको लिखने वाला जानते हो कौन है? यह भी एक उपन्यास है और किसका है? वृंदावन लाल वर्मा जी की उपन्यास है, यानी कि ये भी हमारा उपन्यास हुआ। फिर देखिए तीसरा अभी छोड़ दो, चौथा है चित्रलेखा। चित्रलेखा ऊपर आया था, ठीक है ना। तो चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की यह क्या है? एक उपन्यास है, ठीक है ना। और लेकिन यह जो तीसरा है, तीसरा हमारा जो कफन है यह प्रेमचंद जी की क्या है? कहानी है। जो तीसरा है हमारा क्या हो जाएगा? प्रेमचंद की कहानी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा नहीं होगा, तो हमारा सही कौन कौन सा होगा? पहला होगा, दूसरा होगा और चौथा होगा। अर्थात इसमें से हमारा सही हो जाएगा 10 का सी नंबर। 10 का सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। अब आगे की ओर चलते, ये जो बेटा हमारे 10 प्रश्न हैं यह हिंदी गद्य पद्य के इतिहास से ही आते हैं। इसे मैं आपसे कहता हूँ गद्य पद्य के इतिहास को याद करिए, क्योंकि 20 प्रश्न जो आते हैं बहुविकल्पी के, उसमें से तो जो 10 प्रश्न है वो हिंदी गद्य पद्य साहित्य के इतिहास से ही उसमें से प्रश्न पूछते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे दिया करुण रस का स्थायी भाव हमारा क्या है? रति है, शोक है, हास, निवेद है। मैंने आपसे कहा जितने भी 10 रस हैं इन 10 रस के नाम और उसके स्थायी भाव 100% याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें से 1 या 2 प्रश्न आपसे जरूर पूछता है रस के बारे में। तुम्हें पता है कि करुण रस का हमारा जो स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। 11 क्या से हो जाएगा? सी नंबर से हो जाएगा। फिर 12 नंबर हमारे प्रश्न है
कि सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, अब मनोह नीलमय शैल पर आतप पड़ियो प्रभात। मैंने आपको बता दिया कि जिस भी उदाहरण में जो है ये मनु, मानो, जनु, जानो, जनहु, मनहु, अगर ये सभी शब्द आपको मिल गए तो सीधा हमारा क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ये आप जानते रहिए। तो सोहत ओढ़े पीठ पर तो श्याम सलोने गात, मनोह नीलमणि शैल पर आतप परिप्रभात। जिस भी दोहे में या जो भी आपको लाइन दिया है उसमें जो मनो, मानो, जनु, जानो, जनहु, मनहु आदि वाचक शब्द लगे हों तो आप समझ जाना हमारा क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार से हो जाएगा। ठीक है ना। अब उपमा अलंकार में क्या हमारा पहचान है, ये मैं आपको अलंकार सारा बताया हूँ, आप जाकर इसे पढ़ लेना। उपमा अलंकार क्या है, सम है, समान है, सरिस है, इव है ना। और रूपक में क्या है, इसमें के रूपी शब्द आएगा। ठीक है ना। तो ये सभी आप पढ़ लेना उसमें से। अब आगे चलते हैं, 18/12 का बी नंबर से हो जाएगा। अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 11 और 13 होते हैं, और बीच में क्या यत यानी विराम लगता है 24 मात्रा। ठीक है ना। तो किस छंद का लक्षण है। अब देखिए पहले में 11 मात्रा और दूसरे में 13 मात्रा है। हमें बखूबी पता है ये किसका है भाई, ये सोरठा का है। ठीक है ना। क्योंकि दोहे में क्या होता है, पहले और तीसरे में 13 मात्रा होते, और लेकिन जो इसमें ही 11 होते हैं सोरठा में। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं किसमें, 14 नंबर प्रश्न पर। क्या पूछा, प्रहार। प्रहार शब्द में उपसर्ग क्या लगा है, प्र लगा है, निर लगा है, आ लगा है, पर लगा है ना। तो सब पता होना चाहिए, बड़ा सरल प्रश्न है कि प्रहार में हमारा कौन सा उपसर्ग लगा है, ए नंबर से हो जाएगा, प्र उपसर्ग लगा है। फिर पूछा पंचतंत्र में कौन सा समास है, मैंने बता दिया जिसका पहला पद क्या है, संख्यावाची हो, जिसका पहला पद संख्यावाची हो वह हमारा हो जाता है द्विगु समास। ठीक है ना। जिससे हमारा क्या से हो जाएगा, 15 का बी नंबर से हो जाएगा, 15 का बी नंबर से हो जाएगा। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछ रहा है, 2 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, 8 होते हैं, है ना। ये 16 नंबर हमारा प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि जो 16 नंबर बता रहे हैं कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वह हमारे होते हैं कितने, 8 होते हैं। अब 8 कौन कौन से होते हैं ये आप हमें बताना। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न है, आंसू का तत्सम क्या है, यानी जो आंसू का तत्सम रूप है, आंसू हमारा क्या है, मतलब तद्भव है ना। तद्भव तत्सम मैंने भी आपको वीडियो डाल रखा है, आप उसे जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है ना। कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, 2-4 मिनट का वीडियो है, आप जाकर उसे पढ़ लेना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा। अब देखिए, रोना नहीं, आंख नहीं, अंश नहीं, अश्रु, हाँ बिल्कुल सही है। तो 17 का हमारा क्या से हो जाएगा, डी नंबर से हो जाएगा। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। पूछा है कि कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की होती है कि कर्म की होती है कि भाव की होती है कि इनमें से कोई नहीं होता है ना। जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है ना, कि कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है ना। 18 का सी से होगा। अब 19वां प्रश्न है, ताभ्य। ये ताभ्य जो शब्द है ये किस वचन का और कौन सी विभक्ति का है, आपको रूप जरूर याद करना पड़ेगा। एक रूप 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछता है। तो ये जो ताभ्य है, ये जो हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, कि सप्तमी विभक्ति द्विवचन का है, कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है, कि चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का है ना। ये जो ताभ्य है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये चतुर्थी विभक्ति का या बहुवचन हो। ठीक है ना। अब चलते हैं 20 नंबर पर। 4 शब्द दिए हैं, अब पूछ है इनमें से सर्वनाम छांटना है कि इनमें सर्वनाम कौन कौन सा, मनुष्य है, बचपन है, कोई है, उपयुक्त सभी है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है मनुष्य, ये क्या है हमारे, मनुष्य, बचपन, इसमें हमारे क्या है, संज्ञा है, संज्ञा प्रकार को पता होना चाहिए। ठीक है। अर्थात इसमें जो हमारा सर्वनाम है वह हमारा होगा कोई। ठीक है ना। बिना पढ़े उपयुक्त सभी टिक ना मार देना क्योंकि ये गलत है। ठीक है ना। तो 20 नंबर का हमारा क्या से हो जाएगा, सी से हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि ये भाववाचक है ना, ये सभी चीज़ें आप पढ़ लेना। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो 20 का हमारा क्या से हो जाएगा, सी नंबर से हो जाएगा। ये हमारा क्या सर्वनाम है, और बाकी सब क्या है हमारे, ये संज्ञा है। ठीक है ना। अब आगे प्रश्न पर हम चलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। क्या हमको ये कहने के लिए हमको कहना पड़ेगा कि आप इसे लाइक करो, इसे आप शेयर करो, दोस्तों को बताओ, ताकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सारे वीडियो को वो बड़े ध्यान से देखें, पढ़ें। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब
ये जो खंडबा है ये हमारे क्या वर्णनात्मक प्रश्न है, हमको इसे क्या लिखना है, ठीक है ना, खंडबा है। अब देखिए एक इसमें से आपको एक पैराग्राफ देगा और पैराग्राफ देने के बाद 3 आपसे प्रश्न पूछेंगे और तीनों का अंक 2-2 नंबर का होगा, अर्थात हमारे 6 नंबर के होंगे प्रश्न। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पैराग्राफ दिया गया है कि भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ आसान, मतलब ये आप पैराग्राफ पढ़ लें क्योंकि मैंने इसे पढ़ लिया, हम सीधे आपको उत्तर देते हैं, ठीक है ना, आपको दिख रहा है, आप इसे पढ़ लेना। अब प्रश्न क्या पूछा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या पूछ रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का क्या करना है, हमें संदर्भ लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए किस पाठ के लिए गया, मैंने इसको पढ़ लिया, मैं समझ गया, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है ना। यह क्या है, भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखककार हैं वह कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। फिर यहाँ से प्रश्न पूछा है कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है, ठीक है ना। जो लेखक है वो भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है, तो इसका उत्तर सब इसी में है, ठीक है ना। देखो लिखा है ना, देश अनेक देशों का समूह है, एक नहीं जाति अनेक जातियों का समूह है, तो क्यों कहा है, मैं इसका उत्तर आपको दे रहा हूँ। पूछा कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह इसलिए कहा है क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों के लोग रहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए लेखक ने इसको क्या कहा है, भारतीय संस्कृति का नाम दिया है। फिर तीसरा प्रश्न पूछा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, है ना। रेखांकित अंश इसमें से कौन कहाँ से है, इन विभिन्नताओं से लेकर के, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। अब देखिए इसमें व्याख्या कैसे करें, कुछ कहते हैं व्याख्या कैसे करना हो, तो व्याख्या बहुत सरल है भाई, इसको आप पढ़ लीजिए और कहने का मतलब इसका जो भाव है आप उसे अपने आप क्या समझे, है ना, उसके बारे में आपको उसमें बताना है। चलिए हम पढ़ रहे हैं। लिखा है कि इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित व्यक्ति देखे तो मतलब घबरा जाएगा, ठीक है ना, और वह कहेगा यह देश नहीं देशों का समूह। अब इसका व्याख्या देखो, देखिए इसमें जो कवि है, कवि कहता है कि, सॉरी लेखक, ठीक है ना, लेखक कहता है कि भारत के विभिन्न प्रांतों की अनेकता को देख कर के यदि कोई अजनबी व्यक्ति भारत आ जाए और भारत का भ्रमण करे तो वह जरूर कहेगा कि भारत एक देश नहीं है, क्योंकि एक देश उसे कहा जाता है जहाँ पर एक ही प्रकार के जो है क्या है, सभी जाति, है ना, और संप्रदाय, वर्ण, इन सभी को भाषा के रूप में सब एक ही हो। लेकिन भारत में क्या है, अनेक प्रकार के वर्ण हैं, अनेक प्रकार के जो है बोली भाषा है, जातियाँ हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर इसे देखेगा, भारत देश में अगर भ्रमण करेगा, घूमेगा, तो वह जरूर कह देगा कि भारत में क्या है, अनेक धर्म है, संप्रदाय है, जाति के लोग हैं, है ना। और इस प्रकार से जो भारत देश है वह कई देशों का समुच्चय है, किसी एक देश का समुच्चय नहीं है, क्योंकि हमें ऊपर से देखने से सब आभास होता है, लेकिन जब भारत के अंदर हम घूमते हैं, जब गहराई में जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि भारत में चाहे जितने भी प्रकार के वर्ण, धर्म, जाति हों, लेकिन भारत देश एक ही है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे क्या इस पैराग्राफ के प्रश्न उत्तर। अब चलते हैं, अथवा दिया है भाई, आप इनमें से चाहे जो करो, ठीक है ना। अब दूसरा भी आप पढ़ लेना, हिंदी में क्या है, प्रगतिशील दिया गया, ठीक है। हिंदी में जो है प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके जो है ये सभी पैराग्राफ पढ़ लेना, हम सीधे इसको तो बता रहे हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, है ना। तो गद्यांश का संदर्भ क्या हो जाएगा भाई, आप सोचो किस पाठ से लिया गया, थोड़ी देर के लिए पढ़ने के बाद जरूर सोचो आप। अब हम बता रहे हैं किस पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं पाठ से उद्धृत किया गया है या लिया गया है। इसके लेखककार कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी क्या है इसको लिखे हुए। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए रेखांकित कहाँ से है, हमारा यहाँ से है और यहाँ तक है, ठीक है ना। अब देखो इसमें कभी क्या कहता है, लेखक क्या कर रहा है, लेखक कहता है आज हमारे भारत देश में जो हिंदी साहित्य है ना, उसका निर्माण बड़े ही प्रगतिशील के रूप में हो रहा है। लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, समय के अनुसार परिवर्तन भी क्या होता है, वह जरूरी होता है, और लोग अपने क्या है आवश्यकता के अनुसार लोग अपने अपने क्या प्रगतिशील में करने में बिल्कुल लगे हुए। तो उनके निर्माता समझते हैं कि हम जो भी निर्णय करें, हम जो भी अपने लिए काम करें, वो हम सबके लिए क्या है
भविष्य के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि हम कोई भी कार्य करें जो मतलब कि सिर्फ वर्तमान में ही आपका साथ दे, बाकी भविष्य के लिए अनिष्ट हो जाए, ऐसा नहीं करना है। तो हमें ऐसा कार्य करना है कि हमारा जो अतीत है वह भी बचा रहे, वह भी बना रहे, और आने वाला जो भविष्य है उसमें क्या है वह यथावत बनी रहे। तो इसमें क्या है, पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी जी ने इसका वर्णन किया। फिर पूछ रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता क्या क्या अर्थ है। तो प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का अर्थ पूछ रहे हैं कि प्रगतिशीलता का क्या अर्थ है। आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से तात्पर्य ऐसे साहित्य से है जिसमें भविष्य का गौरव निहित हो। जिसमें क्या है, भविष्य का गौरव निहित है। सारे उत्तर इसमें क्या है आपको दिए रहते हैं, आपको इसमें ढूंढना होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या है गद्य के, दो आपको देंगे और एक आपको क्या है लिखना ही पड़ेगा। अब चलते हैं हम कहाँ पर, प्रश्न उत्तर नंबर 2। इसमें क्या है, एक काव्य है, दो काव्य आपको दिए रहेंगे और एक आपको क्या है उसमें से व्याख्या आप करोगे। ठीक है ना। तो चलिए, तो पहले इसमें क्या दिए भैया कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। ठीक है ना। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि यह जो क्या किस पाठ से यह लिया गया है। ठीक है ना। हम तो पढ़ लिए और आप भी पढ़ लीजिए, हम आपके प्रश्नों को उत्तर हम आपको देंगे बस सीधे। पहला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि पद्यांश का संदर्भ लिखना है। ठीक है ना। तो संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, हिंदी के रसखान जी द्वारा रचित सवय नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है ना। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे 2 ही लाइन, किसमें क्या रेखांकित है, क्या लिखा है भाई, हम भी पढ़ लें। भावतो सो मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धराऊंगी। है ना। इसमें जो सखियां आप पढ़े होंगे, ठीक है, इसमें जो सखियां हैं वो श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कहती हैं, लेकिन वो क्या कहती हैं कि मैं वो सभी चीज़ें, वो सभी मैं नाटक करूंगी, वो सभी मैं स्वांग करूंगी हे सखी तुम्हारे कहने पर, जिस जो जो मेरे श्री कृष्ण को पसंद था, अर्थात जो जो हमारे श्री कृष्ण को भाता था, वो मैं सारे नाटक, वो मैं सारे स्वांग मैं करने के लिए करूंगी। लेकिन हे सखी, जिस मुरली को मुरलीधर ने अपने अधर पर रखे थे, उस सौतनी मुरली को मैं अपने अधरों पर धारण नहीं करूंगी। अर्थात गोपिकाओं का कहने का मतलब ये था कि इस बंसी के द्वारा ही श्री कृष्ण हमसे अलग हुए हैं, इससे मैं श्री कृष्ण के सभी स्वांग को मैं कर लूंगी, उनके समान मैं बन जाऊंगी। लेकिन जो मेरी सौतन या जो मुरली है, जिसे मुरलीधर अपने अधर पर रखते हैं, अपने ओठों पर रखते हैं, मैं उस मुरली को अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। फिर तीसरा प्रश्न पूछे हैं आपसे कि कृष्ण के वियोग में व्याकुल जो गोपिकाएं हैं, कृष्ण की कौन कौन सी लीलाओं का अनुकरण वो करेंगी। है ना। तो कौन कौन सी भाई करेंगी, क्या लिखेंगे, वह जो है कृष्ण के जो है वियोग में गोपियों ने सिर पर क्या करेंगी, मोर के पंख से बने मुकुट को धारण करेंगी और गले में गुंजा की माला पहनेंगी, पीताम्बर भी ओढ़ लेंगी। है ना। ग्वाल बालों के साथ वन में लाठी लेकर के, लय लकुटी लाठी लेकर भी गाय चराने जाएंगी। तो ये सभी कार्य वो करेंगे, लेकिन जो बंसी है उसे अपने ओठों पर उसे नहीं रखेंगे। अब चलते हैं अथवा पर। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। है ना। ये भी क्या है, एक पैराग्राफ है और इसको आपको दिया गया है। अब देखिए, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, है ना, ये किस पाठ लिया गया, थोड़ा सोचिए। ये मैं पढ़ लिया, आप इसको पढ़ लीजिए। पद्यांश का संदर्भ इसका लिखना है। ठीक है ना। संदर्भ क्या होंगे, तो प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से क्या है, अवतरित, या पद से क्या है, या अवतरित है। अब देखिए, संदर्भ लिखना है, मैं बता दिया आपको। दूसरा कह रहे हैं कि रेखांकित अंश की क्या करना है, व्याख्या करनी है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें कौन कौन सी इसमें रेखांकित किया गया है, नीचे की 2 लाइन है। ठीक है, कहो तो मैं पूरा बता दूं। तो इसमें से जो है क्या है, जो श्री कृष्ण जी हैं क्या है, वो अपने मित्र ऊधो जिसे कहते हैं। ठीक है ना। उनको जो गोकुल बड़ी याद आती है, और वो ऊधो जिसे कहते हैं कि ऊधो जो हमें ब्रज है वह भुलाए नहीं भूलता। है ना। वो वृंदावन की जो वन उपवन है, जो घने जो कुंजों की छाया है, वो सभी हमें याद आते हैं। और प्रातःकालीन यशोदा और नंद बाबा को देखने पर जो आनंद मिलता है, उस सुख को कहते नहीं बनता। और
जो मेरी माता है वह माखन रोटी दही को सजा करके लाती थी और बड़े ही प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। ठीक है ना। अब दो लाइन का अर्थ क्या है कि हे उद्धव कि गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते मेरे सभी दिन बड़े मजे से बीत जाते थे। लेकिन सूरदास जी क्या कहते हैं कि धनी धनी ब्रजवासी, वे ब्रज के लोग एक बार नहीं बार बार धन्य है जिनके हित की चिंता जदुनाथ अर्थात हमारे श्री कृष्ण जी करते हैं। ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या ये होगा कि हे उद्धव कि गोपियों ग्वाल बाल के साथ खेलते हुए हमारे सारे दिन, श्रीयात में सभी है ना, हमारा जो संपूर्ण दिन है वो हंसते खेलते बीत जाते थे। और सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी एक बार नहीं बार बार धन्य हैं जिनके हित की चिंता स्वयं श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। अब तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं इसमें से कि श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं, अर्थात कौन कौन सी बातें वो नहीं भूले हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा। इसमें आपको खुद दिया गया क्या कि भैया श्री कृष्ण को ब्रज के वन उपवन हो गया। मैं सीधे उत्तर बोल रहा हूँ, ठीक है, आप इसमें देख लेना। श्री कृष्ण को ब्रज के वन उपवन, सघन कुंजों की छाया, माखन रोटी एवं दही, गोपियों एवं ग्वाल बाल के साथ खेलना आदि बातें उन्हें नहीं भूलती है। ठीक है प्रिय विद्यार्थी। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। आप कमेंट आप जरूर कर बताना कि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपके वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या इसमें जो कमी है आप वो कमी बताइए, है ना। अगर कमी आपके अंदर कुछ लग रही है आप तो उसको तैयारी करिए, आप अपने कमी को आप दूर करिए। ठीक है ना। अब चलते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 3 पर। देखिए ये क्या है, हमारे संस्कृत का दिए गए हमारे 6 नंबर 5 नंबर का आता है। ठीक है ना। 2 नंबर का संदर्भ लिखने को आता है और 3 नंबर मिलता है इसके अर्थ लिखने की ओर। ठीक है ना। तब तक आप पढ़ते रहिए। लिखा है क्या, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम अस्थि। मैंने आपको बता दिया था कि आप सभी क्या करो, आप लोग कापी पेन लेकर के आप बैठिए ताकि जो है जो आपको पढ़ाया जाए, जो आपको समझाया जाए, आप उसे क्या है नोट करते हुए क्या है आप उसको चलिए। ठीक है ना। तो पहला पैराग्राफ आप, हमें आशा है कि आप क्या पढ़ लिए होंगे, है ना। तो क्या दिया इसमें से कि हाँ, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। ठीक है ना। जो यह नगरी है वह क्या है, अनेक धर्मों की संगम स्थली है। ठीक है ना। जो यह नगरी है, कौन सी नगरी है भाई, वाराणसी नगरी, है ना। तो ये जो नगरी है क्या है, वह अनेक धर्मों की क्या है, वह संगम स्थली है। ठीक है ना। पहले आप संदर्भ इसको सीख लीजिए, वरना कहोगे सर संदर्भ आप नहीं बताए। तो संदर्भ क्या होगा, संस्कृत का संदर्भ कैसे लिखा जाता है, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से क्या है लिया गया है। ठीक है ना। इसमें वाराणसी के महत्व को बताया गया। अब एक लाइन पढ़ रहे हैं उसका बता रहे हैं। दिया है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, है ना। यह नगरी अनेक धर्मों के संगम है, या यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहु महात्मा और बहुत से महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर के स्वीयान विचारान प्रसारयान अपने विचारों को क्या किया, फैलाया। ठीक है ना। यह नगरी विविध धर्मों की मिलन स्थली है या संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहु महात्मा और बहुत से महात्मा यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया या प्रचार प्रसार किया। न केवल दर्शन साहित्य, न केवल दर्शन साहित्य बल्कि धर्म के क्षेत्र, नहीं क्या दिए भाई, पूरा नहीं पढ़े। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे, न केवल दर्शन साहित्य और धर्म के क्षेत्र में अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए, शिल्पा नाच कितम लोके विश्वता, है ना, शिल्पों के लिए लोक में अर्थात संसार में क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है। संसार में क्या प्रसिद्ध है, न केवल दर्शन साहित्य धर्म के क्षेत्र में बल्कि कला के क्षेत्र में यह नगरी अनेक कलाओं व शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है या संसार में प्रसिद्ध है।
अत्रव्य कौशेया साटिका, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशों देशों में पसंद की जाती हैं। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। ठीक, अब अगला चलते हैं हम। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीलता वर्तते। अब देखो इसमें संस्कृत आ गया, अर्थात हमारे क्या है, भारतीय संस्कृति से यह लिया गया है। ठीक है ना, इसके संदर्भ कैसे बनेगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है ना। चलिए अब देखिए इसमें पैराग्राफ क्या पूछा है। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, हमारी जो संस्कृति है वह सदैव गतिशील है। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवनम संस्कर्तुम, है ना, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए ऐसा यह यथा समयम अर्थात समय समय पर, ठीक है, नवाम विचारधारा स्वीकृति, नए नए विचारधारों को स्वीकार करते हैं। नवाम शक्ति च प्राप्नोति, और नई शक्ति प्राप्त करती हैं। फिर देखिए, हमारी संस्कृति सदैव गतिशील है। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती हैं और नई शक्ति प्राप्त करती हैं। फिर क्या दिए हैं, अत दुराग्रह नास्ति, यहाँ हठ नहीं है। ठीक है, दुराग्रह माने हठ करना, ठीक है ना, यहाँ हठ या जिद नहीं है, क्योंकि लिखा यत युक्त युक्तम कल्याणकारी च तदर्थ सहस्रम गृहीत भवति, क्योंकि जो उचित और जो कल्याणकारी है, जो युक्त युक्तम जो उपयुक्त है, यानी जो उचित है और जो कल्याणकारी है, वह यहाँ हर्ष पूर्वक स्वीकार होता है। लिखा सहर्ष, हर्ष के साथ स्वीकार होता है। ठीक है ना, अर्थात जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। फिर क्या दिए हैं, एतस्या गतिशील्या रहस्य मानव जीवनस्य, ठीक है, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यसु सदा रहने वाले मूल्यों, ठीक है ना, निहित है, यथा माने जैसे। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों में निहित है, यथा जैसे सत्यस्थ प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेति, जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, ठीक है ना, और सर्वभूतेषु समभाव, सभी जीवों में समान भाव, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी जीवों में समभाव, और विचारेषु औदार्यम, विचारों में उदारता, एवं आचरण में दृढ़ता निहित है। ठीक है ना, एक बार इसका फिर देख लीजिए, मैं हिंदी नहीं बता दे रहा हूँ, आप उसको पढ़ते चलिए। हमारी संस्कृति सदैव गतिशील रही है। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए जो नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, अधिक हठ नहीं है, यहाँ हठ नहीं है। युक्त युक्तम, जो कुछ उपयुक्त है अर्थात जो उचित है और जो कल्याणकारी है, वह तदत्त सहर्ष गृहीत भवति, वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। एतस्या गतिशीलया, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों, लिखा ना, शाश्वत मूल्यों में निहित है, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी जीवों में संभाव, विचारों में उदारता और आचारों में दृढ़ता होती है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। ठीक है ना, अब चलते हैं भाई संस्कृत श्लोक में चलते हैं। 2 श्लोक आते हैं आपको, और क्या करोगे, एक आपको अर्थ लिखना है। ठीक है ना, चलिए पहला पूछ रहा है भाई, माता गुरुतरा भूमि खात पितो उच्च तरस्थता मन शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तीड़ा। इसमें जो है क्या है, युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा जाता है। युधिष्ठिर प्रश्न, वो यक्ष प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर उत्तर देते हैं। तो युधिष्ठिर से वो प्रश्न पूछ चुके, अब सीधे युधिष्ठिर इसमें उत्तर देते हैं। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि माता गुरुतरा भूमि, जो माता होती हैं, माता
पृथ्वी से अधिक भारी हैं, ठीक है ना, अर्थात पृथ्वी से अधिक भारी माता है, अर्थात पृथ्वी से अधिक उच्च हमारी माता है। और पितो उच्च तरस्थ था, और आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, ठीक है ना, पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है। मन शीघ्रतरम वातात्, वायु से तेज कौन चलता है? मन चलता है, अर्थात वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है। चिंता बहुतरी तृणात्, और तिनके से अधिक क्षीण करने वाली चिंता होती है, ठीक है ना, ये इसका अर्थ हो। इसका संदर्भ कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। अब चलते हैं, दूसरा श्लोक दिया है। दूसरा श्लोक क्या दिया भाई? दूसरा श्लोक क्या दिया इसमें से कि अपदो दूर गामी च साक्षरो न च पंडित, यह समझ गए किस पाठ लिया गया है, ठीक है ना। संदर्भ सुनो, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से क्या है? अवतरित है, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है? अपदो अर्थात पैर नहीं है, दूरगामी लेकिन दूर चला जाता है। क्या लिखा है कि बिना पैर का, पैर नहीं है फिर भी दूर चला जाता है। साक्षरो न च पंडित, वो अक्षर युक्त है, अर्थात साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है, ठीक है ना। पैर नहीं है फिर भी, पैर नहीं है दूर चला जाता है, और साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है। अमुख, मुख नहीं है लेकिन सब कुछ बोलता है। अमुख स्फुट वक्ता, यानी कि मुख विहीन होने पर सब कुछ बोलता है, स्पष्ट बोलता है। यो जानाति सब पंडित, जो जानता है वही विद्वान है। फिर इस श्लोक का समझ लीजिए, क्या बता रहे हैं कि पैर नहीं है किंतु दूर चला जाता है, साक्षर है किंतु पंडित नहीं है, मुख विहीन होने पर भी स्पष्ट बोलता है, और जो इसे जानता है वही क्या है? इसमें से पंडित है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद जो है आप अपने जिले के अनुसार जो है इसमें जो भी दिया रहता है खंड काव्य, आप उसे याद कर लेना। जैसे मान लीजिए प्रतापगढ़ में क्या है? ज्योति जवाहर आता है ना। तो ज्योति जवाहर में क्या है? जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप उनके चरित्र याद कर लीजिए, जितने भी हैं जिस जिले के। मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप जो है सारी कहानी, सारी सर्ग पढ़ने से अच्छा है कि आप जो है क्या है, नायक का आप चरित्र याद कर लीजिए। बस 3 हेडिंग आप याद कर लीजिए, आप कोई भी हो आप उसमें लिख दीजिए और आपको बड़े बेहतरीन नंबर मिलेगा। यह हमारे क्या है, 3 नंबर का हमारा आता है, ठीक है ना। एक ही पृष्ठ आपको लिखना है। फिर उसके बाद देखिए आता है, क्या आता है हमारा? जीवन परिचय आता है भाई, है ना। जैसे 3 जीवन परिचय इसमें से दिए हैं गद्य से, और 3 हमारे आते हैं पद्य से, यानी 5 नंबर का जीवन परिचय होता है। 3 नंबर का होता है हमारा, आप उनके बारे में लिखो, और 2 नंबर का आपको लिखना होता है रचना। और लोग रचनाएं नहीं लिखते हैं और जीवन परिचय एकदम पूरा छाप देते हैं, तो रचना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप रचना नहीं लिखोगे तो 2 नंबर आपका क्या है, वह कट जाएगा। तो मैंने यहाँ कहा जो भी आपको उचित लगे, शुरुआत के 4-4 पाठ गद्य से पद्य से आप लाइन्स कह जीवन परिचय आप अच्छे से बखूब याद कर लीजिए, ताकि आपको 10 नंबर आपको मिल जाए। फिर आप आगे देखिए, प्रश्न उत्तर नंबर 7 आपसे पूछता है कि क्या एक श्लोक भाई आपको लिखना है। 2 नंबर का आता है, फ्री का नंबर आता है, एक आपको श्लोक याद कर लेना है। वो श्लोक चाहिए आप 4 लाइन याद करो या 2 लाइन याद करो, जो भी श्लोक है आप उसको याद करोगे, ताकि आपको बेहतरीन नंबर आपको मिल जाए। 2 नंबर फ्री में आपको मिलते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद, श्लोक याद करके बखूबी आपको लिख लेना है कि कहाँ पे पूर्ण विराम लग रहा है, कहाँ पे कामा लग रहा है। संस्कृत में श्लोक आप लिख रहे हो, उसमें बिंदी तक का उसमें गलती नहीं होना चाहिए, कहाँ विसर्ग लगा है वो सभी ध्यान से आपको लिखोगे, तभी आपको नंबर इसमें से मिलेगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 8 है, 4 प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, 2 का उत्तर देना होता है, और ये हमारे कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का आता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे दिया है प्रश्न, क्या पूछे भाई कि भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, है ना। जो भारतीय संस्कृत का जो मूल है वह किसमें है, ठीक है ना। आप जब पाठ पढ़ोगे उसमें आपको वो लाइन मिलेगी जो मैं आपको बोल रहा हूँ। इसका उत्तर क्या होगा कि विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एकः एव अस्ति इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। इसमें प्रश्न पूछा कि भारतीय संस्कृत का मुख्य बातें क्या है, मूल क्या है। तो यही है कि भैया कि इस विश्व की रचना करने वाले ईश्वर एक ही है। ये हमारे क्या है, भारतीय संस्कृत का एक लक्ष्य है। क्या है? विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एकः इव अस्ति इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, ठीक है।
फिर दूसरा प्रश्न पूछा है, का संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। कौन सी संस्कृति सदैव गतिशील रही है? हमें पता है क्या? भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है वही सदैव गतिशील है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, का के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? भारतीय। भारतीय संस्कृति ही सदा गतिशीला वर्तते। फिर तीसरा प्रश्न पूछा है कि पुरुराजा केन सह युद्धम करोत, है ना? जो पुरुराज था वह किसके साथ युद्ध किया था? तो पता होना चाहिए, पुरुराजः अलछेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत। पुरुराजः अलछेन्द्रेण सह युद्धम अकरो। फिर चौथा प्रश्न पूछता है आपसे कि चंद्रशेखर कह आसीत। चंद्रशेखर कौन था? तो आप लिख देना कि चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध देशभक्त आसीत। सीधा आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है ना? चंद्रशेखर एक देशभक्ति आसीत। ठीक है ना? अब देखिए उसके बाद भाई आपको आता है निबंध आते हैं दोस्त। ये आपको 200 शब्द लिखना है। 200 शब्द मान लीजिए आपके 2 पेज हो जाएंगे। ठीक है ना? 2 ही पेज आपको लिखना है। और जैसे पर्यावरण हो गया, विज्ञान हो गया, यातायात नियम हो गया, जनसंख्या लाभ हानि हो गया। तो हम ये कहने का मतलब ये है कि आप किताबी भाषा आप एक बार पढ़ लीजिए। इसके अंतर्गत कौन कौन से हेडिंग डाले जाते हैं उसकी रूपरेखा तैयार कर लीजिए। तो आप जो अपने हेडिंग डालते हो, जो बुक हेडिंग रहती है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। एक अच्छे निबंध कैसे लिखा जाता है, आप उसको बेहतरीन ढंग से आप निबंध लिखिए, ताकि जो पढ़े उसे लगे कि हाँ कि आप कोई निबंध लिखे हो। ठीक है ना? ये क्या है कि 7 नंबर का आता है। ठीक है ना? चलिए अब देखिए एक पत्र भी आते हैं आपको। 4 नंबर के पत्र आते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लेगा कि आप अपने मित्र को आप पत्र लिखना है, बैंक के लिए पत्र लिखना है, आपको अपने गांव में साफ सफाई करनी, कोई नाली है उसको उसके लिए लिखना है, छात्रवृत्ति के लिए लिखना है, फिर और क्या बोलते हैं फीस माफ़ी के लिए लिखना है, छुट्टी के लिए लिखना है। तो कहने का मतलब आप जो है 4 पत्र आप अच्छे ध्यान से दे दीजिए, और उसी के अनुसार सारे पत्र लिखे जाते हैं। ये पत्र कैसे लिखे जाते हैं, निबंध कैसे लिखे जाते हैं, ये सारे वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है। तो विद्यार्थियों, मुझे आपसे इतना कहना है कि मैंने बड़ी मेहनत करके मैं आपके लिए इस पेपर को मैं आपको सॉल्व कराया हूँ। तो मेरी यह इच्छा है कि आप कमेंट जरूर करना, और पूरे मन धन से आप इसे क्या है इसे देखना, और ताकि पढ़ने के बाद सारे बड़े अच्छे तरीके से आपको यह विद्यार्थी आ जाए, आपको याद हो जाए। और अगर आप हमारे नए चैनल, अगर आप नए हैं तो आप उसे क्या है भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? और कमेंट आप जरूर करिए, क्योंकि आपका कमेंट करना ही मुझे क्या बड़ा पसंद है, और हमें ऊर्जा मिलती है ना, कि आप पढ़े हो। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का क्या है दिन बहुत ही शुभ हो। परीक्षा पास है, आप तैयारी करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।